सप्लाई साइड की जो दिक्कतें हैं उनका हल जरूरी है। तमाम पहलुओं पर राय देने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे साहब हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी भी हैं, और इकोनॉमिस्ट विवेक सिंह हैं। साथ ही प्राइस आउटलुक बताने के लिए कमोडिटी मार्केट के सबसे अनुभवी चेहरे वीरेंद्र वकील साहब भी हैं। आप चारों मेहमानों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अतुल जी आपसे। जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक फैसले लिए हैं, खाने के तेल की बात करें क्योंकि ये आपके बीट की बात है, क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार खाने के तेल को लगातार घटाने की कोशिश कर रही है? इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करें तो जितने भी क्रूड प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट ड्यूटी तो पहले से ही जीरो थे, और अब क्रूड सोया तेल और क्रूड सनफ्लावर पर तो पूरी तरह से ड्यूटी फ्री जो एग्री इंफ्रा सेस वगैरह थे वो भी खत्म कर दिए। क्या इस कदम से आपको लग रहा है कि आने वाले समय में सस्ता खाने का तेल ग्राहकों को मिल पाएगा? देखिए, मैं एक चीज तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि हिंदुस्तान में जो भी एडिबल ऑयल से रिलेटेड इन्फ्लेशन है वो सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, और गवर्नमेंट के हाथ में जितने भी ब्रह्मास्त्र हैं, यानी कि इंपोर्ट ऑयल के ऊपर ड्यूटी, वो गवर्नमेंट ने बाय एंड लार्ज सारी अपने हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो अब तक की तेजी थी उस पर डेफिनेटली लगाम लगेगी। और दूसरा, जो अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्मार्ट मूव किया है कि सॉफ्ट ऑयल जैसे सोया और सन के ऊपर 2-2 मिलियन टन यानी कि 20-20 लाख टन के ऊपर जो ड्यूटी टीआरक्यू लगा के जो ड्यूटी प्रैक्टिकली जीरो कर दी है, इससे जो पाम ऑयल जो था हिंदुस्तान में वो भी अभी उस पर भी इफेक्ट आएगा। जो इंडोनेशिया ने इन दिनों जो बैन कर रखा था और पाम ऑयल सॉफ्ट ऑयल से ऊपर बिकने लगा था, जो कि एक अतिशयोक्ति है, मैं समझता हूँ उस पर भी लगाम लगेगी। और आज वो दिखाई भी देने लगेगा कि आज जो बुर्सा मलेशिया है वो 200-250 पॉइंट्स आज नीचे हुआ है, और इंडोनेशिया वाले भी अब फिक्रमंद हो गए हैं क्योंकि आज उनके यहाँ जो स्टॉक लेवल्स हैं वो 7 से 7.5 हजार टन, 7 से 7.5 मिलियन टन से ऊपर हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन कंज्यूमर्स के लिए बेटर है। गवर्नमेंट ने जितने एक्शन अब तक लिए हैं वो थोड़ा आगे फायदा देंगे। पर एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि जो टीआरक्यू गवर्नमेंट ने लगाया है सोयाबीन के ऊपर केवल 2 मिलियन टन का, वो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उसमें थोड़ी कमी रह गई है, क्योंकि टीआरक्यूज लगते हैं जब अपने को इंपोर्ट को रेगुलेट करना होता है, उसको घटाना होता है। और आज की तारीख में सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्यूटी घटा देनी चाहिए थी, या अगर सोयाबीन पर टीआरक्यू घटाना ही है तो पूरे 4 मिलियन या 40 लाख टन के ऊपर घटाना चाहिए। सनफ्लावर पे 2 मिलियन तो ठीक है। और दूसरा, जो यूक्रेन और रशिया की भी जो लड़ाई है वो भी थोड़ी थमती हुई दिख रही है, और रशिया भी थोड़ा रिलेंट कर रहा है कि फूड वगैरह को शायद जाने की इजाजत देगा कॉरिडोर बना के। तो मैं समझता हूँ वर्स्ट कंज्यूमर के लिए अभी ओवर होता दिख रहा है। ओके, चलिए विवेक जी भी हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट है। सर, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, और इंटरनेशनल हालात भी हो सकता है कि आने वाले समय में कम हो, हालांकि ये साइकिल कितना लंबा चलेगा ये अभी कहना मुश्किल है, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में इंडियन कंज्यूमर्स को राहत मिलने की उम्मीद लग रही है क्या महंगाई से? देखिए, सरकार भरसक प्रयास कर रही है। सरकार, मुझे आवाज आ रही है? देखिए, सरकार जो है जिसको वो जो काम है सरकार का बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल उम्मीद रखना चाहिए कि आने वाले समय में इस पे कंट्रोल पाया जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को जितना करना चाहिए सरकार कर रही है। फिर भी ऐसे ग्लोबल कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इसकी वजह से हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, और लगभग 8 साल में जो है स्पेशली फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर बात करिए होलसेल प्राइस जो है अप्रैल अगर जो माह जो बीता है तो इसमें 15% के आसपास है, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी जो है 8 सालों में सबसे लगभग उच्चतम स्तर है। इसके पहले 2004 में 2014 में जो है 8% को पार किया था, और अभी फिलहाल 7.8% के आसपास बना हुआ है। तो इन्फ्लेशन तो है और देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, आरबीआई के गवर्नर ने भी हाल में ही कहा है, अभी आज ही कहा है कि देखिए हमें इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है
जीडीपी को आपको ठीक करना है तो आपको इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और 5% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन है तो कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रॉब्लम की स्थिति उत्पन्न करती है। लेकिन साथ ही साथ हमको देखना है कि ऐसे हम कोई मेजर्स ना ले, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में, जिससे कि हमारे ग्रोथ पर असर न पड़े। तो हमको इन्फ्लेशन पे कंट्रोल भी रखना है, दूसरे साथ हमको देखना है कि हमारा ग्रोथ जो है वो भी उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अब देखिए, गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल है उसके जो है इम्पोर्ट को मंजूरी दे दिया है, तो इससे कहीं न कहीं देखिए जो फूड जो इन्फ्लेशन है उसमें एक बहुत बड़ा है कि जो फूड जो आइटम्स है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं, और रशिया यूक्रेन की भी बात हो रही थी, जो रशिया यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो सप्लाई डिसरप्शन तो हुआ ही है, इसके साथ-साथ जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो लगातार फ्लक्चुएट कर रही है, और अगर क्रूड ऑयल की जो है फ्लक्चुएशन होगा, 75 to 80% हम बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते हैं और वही एक एनर्जी का साधन है, अगर उसमें फ्लक्चुएशन होगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं इसमें भारत सरकार नहीं, पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है, और भारत सरकार इसमें अच्छा कर रही है। रही बात, अगर देखिए फूड जो क्रूड ऑयल की जो प्रॉब्लम आ रही है, ये तो पूरी दुनिया के लिए है और इसका असर हमारे देश पर भी पड़ रही है। रही बात जो है मॉनेटरी पॉलिसी में, मेरे ख्याल से जून के जो है फर्स्ट वीक में जो है उसका जो एमपीसी की बैठक होनी है उसमें आएगा, तो हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे और कदम उठाए जाएंगे। सरकार जितना अपने लेवल से कर सकती है सरकार कर रही है, और बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, बल्कि मैं बोलता हूँ कुछ महीनों में हमको असर देखने को मिलेगा, हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी बरकरार रहेगी। हालांकि अभी मोदी ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी जो हमारी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन किया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 22-23 के लिए, उसने थोड़ा कटौती किया है, बट ये उम्मीद मुझे पूरा है कि आने वाले समय में न केवल हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे जो है लोगों के लिए, क्योंकि देखिए 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि उनके पास खाना नहीं है, गवर्नमेंट इसलिए उनको फ्री में अनाज दे रही है। तो देखिए बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के प्रयास से, आरबीआई की अच्छी नीतियों के कारण हम जो है इसमें कंट्रोल कर पाएंगे, हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, और हम जो है हमारी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, और साथ साथ हमारे जीडीपी भी अच्छे से ग्रो करेगी। चलिए, हमारे साथ सुधांशु जी भी हैं, केंद्रीय खाद्य सचिव हैं। सर, सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा कि महंगाई पर जिस तरह से एक के बाद एक आप लोगों की तरफ से कदम उठाया जाएगा, सरकार की लगातार कोशिश है कि कैसे कम से कम जो घरेलू महंगाई है इसको बढ़ने नहीं दिया जाए। क्या लग रहा है, सरकार ने हाल में जितने भी फैसले लिए हैं, क्या इससे अब महंगाई की चिंता पीछे छूट गई है? देखिए, जो सरकार ने समय समय पर कदम उठाए हैं और जो कल कदम उठाए गए हैं, जिसमें एडिबल ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के ऊपर ड्यूटी और एग्री से जीरो कर दिया गया है, और 20-20 लाख टन की 2 साल के लिए, जिससे कि पॉलिसी रिजीम में स्टेबिलिटी रहे और इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इंपोर्ट करने के लिए। सरकार ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे कि प्राइस कूल डाउन हो। शुगर में भी हम हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इस बार करेंगे, और उसके बाद भी हमारे पास देश के अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है वो उपलब्ध रहेगी, जो हमारे फेस्टिव सीजन के दौरान, जो दिवाली दशहरे का सीजन होता है, जिस समय लो क्रशिंग होती है, वो पिछले साल का हमारा स्टॉक अवेलेबल होगा, और प्राइस जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। चलिए, सरकार तो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी कर रही है, लेकिन अगर कंज्यूमर्स और अगर किसानों को चुनना, वाला कि किसान भी कंज्यूमर्स ही हैं, लेकिन एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो सुधांशु जी, अब मेरा सवाल होगा, क्या सरकार के इन कदमों से कहीं किसानों को तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको जो अच्छे भाव मिल रहे थे वो मिलने अब बंद हो जाएंगे? इस सवाल को थोड़ा संदर्भ में समझना ज़रूरी है। इस बार वीट की खरीद जो है सरकारी मंडियों में एमएसपी के ऊपर नहीं हुई। इसका सीधा सीधा मतलब है बहुत कम हुई, करीब करीब 185 लाख टन की हमें उम्मीद है, 185 लाख मीट्रिक टन की, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 40 से 45% है। पिछले साल हमने करीब 433 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को एमएसपी से ऊपर दाम मिला है अपने फार्म गेट के ऊपर। इसलिए किसान, ये कहना कि किसान को फायदा नहीं हुआ है या किसान को नुकसान हुआ है, ये उचित नहीं होगा। हमने
डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट को दोबारा बढ़ा दिया और उसके बाद भी अभी तक सिर्फ एडिशनल 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है। इसके मतलब अभी भी जो गेहूं का दाम है, जो किसानों के पास गेहूं है, वो एमएसपी के ऊपर ही है। तो किसानों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और किसानों को के इंटरेस्ट को सरकार हर तरीके से देख रही है, रखा जा रहा है और सरकार कोशिश यही कर रही है कि किसान और कंज्यूमर्स दोनों को नुकसान नहीं हो। बीरेन जी भी हमारे साथ है। बीरेन जी, अब एक एक कमोडिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, एग्री कमोडिटी खास करके, कि क्या लग रहा है कि आप यहाँ पर महंगाई आएगी या महंगाई नहीं आएगी, यहाँ से दाम अब गिरेंगे। खाने के तेल की पहले बात कर लेते हैं। खाने के तेल को लेकर क्या लग रहा है, क्या दाम आगे कम होने की उम्मीद है आपको? अभी दस मार्केट तो नहीं है, इसलिए प्राइस रेफरेंस कोई नहीं बचा है। तो इन ओपेसिटी के लिए बाहर के मार्केट ही देखने पड़े। कल थोड़ा सेल ऑफ आया था वीट में, तो वीट में थोड़ा ये ग्रेन कॉरिडोर वाली बात है स्वैपिंग की, कि भाई रशिया का फर्टिलाइजर सैंक्शन से बाहर हो और यूक्रेन का ग्रेन पोर्ट से बाहर हो, इसी तरह की कोई नेगोशिएशन की बात थी। बट अभी भी वो फ्रूटफुल कितनी होती है, कैसे होती है, फिंगर आर क्रॉस्ड। सोयाबीन में थोड़ा क्लाइमेट का इश्यू है, क्योंकि मिडवेस्ट में हीट वेव चल रहा है, इंडिया में भी गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा है, सबसॉइल मॉइस्चर, तो मानसून पे बात जाएगी। अमेरिका का मानसून मीन्स करंट वेदर और इंडिया का आने वाला मानसून, ये दो ट्रिगर है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि विश्व भर की सरकारें अपने अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। अर्जेंटीना में 58% इन्फ्लेशन है, इंडोनेशिया में करीबन 17% इन्फ्लेशन है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे चतुर्वेदी साहब ने बताया कि ये प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेड है, तो हमारी जो टूल किट है वो काफ़ी लिमिटेड एफिकेसी बची है। ज़्यादातर तो कंट्रोल मेरे हिसाब से फेड की मॉनेटरी पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी का रहेगा कि आने वाले दिनों में वो कैसा मूड तैयार करते हैं। चलिए चतुर्वेदी जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा शुगर को लेकर। हालांकि शुगर को लेकर कोई चिंता नहीं है प्राइसेस को लेकर, क्योंकि रिकॉर्ड उत्पादन भी है, लेकिन जिस तरह से आगे की तैयारी चल रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर हमारे पास अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो और नए सीजन्स में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का जो साइकिल है वो अगर खराब होता चला जाए, तो आगे क्या दाम बढ़ेंगे शुगर सेक्टर को लेकर? अब आपका आउटलुक क्या लग रहा है? देखिए, मैं इंटरनेशनल का तो अभी नहीं कमेंट कर सकता हूँ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली इंटरनेशनल में ब्राजील का जो एथेनॉल की पैरिटी है वो 20 सेंट के लेवल पे आ गई है, तो इंटरनेशनली बाजार स्टेबल रह सकता है। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, तो गवर्नमेंट ने ये जो अभी पॉलिसी निकाली है जिसमें कि बड़ा रेगुलेटेड तरीके से एक्सपोर्ट होगा और 10 मिलियन टन तक का मैक्सिमम होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वीट के अंदर जो भी तकलीफें आई वो मैं समझता हूँ शुगर के अंदर नहीं आएंगी और शुगर के प्राइसेस मच मोर रेगुलेटेड रहेंगे। डोमेस्टिक शुगर के प्राइसेस तो मेरे को कहीं से कहीं दिखाई नहीं देते। अगर आप देखिए पिछले 1-2 साल के अंदर जितनी भी कमोडिटीज ऊपर की तरफ गई हैं या नॉर्थवर्ड्स इनके प्राइसेस मूव किए हैं, केवल शुगर ही अकेला है जिसका कि इन्फ्लेशन केवल 5-6% पिछले 1.5-2 साल के अंदर हुआ है डोमेस्टिकली। तो शुगर के प्राइसेस में मेरे को कोई वो नहीं दिखाई देती। और जहां तक क्लोजिंग स्टॉक का सवाल है, अगर 6-6.5 मिलियन टन का क्लोजिंग स्टॉक होता है तो दैट इज मोर देन एडिक्वेट, क्योंकि वो मिनिमम 3 महीने के लिए सफिशिएंट है हिंदुस्तान के कंजम्पशन का। हिंदुस्तान का कंजम्पशन रफली 27-27.5 मिलियन टन का है, तो मैं समझता हूँ 6-6.5 मिलियन टन का जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक 1 अक्टूबर को इतना होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये आंकड़ा जो है दिस इज गुड इनफ कि अपने इन्फ्लेशन को चेक में रखे। और जहां तक एडिबल ऑयल्स का सवाल है, वो आप ये मान के चलिए कि दुनिया अभी जरूरत से ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो गई है
और हर कंट्री, ये सब वीरेन ने भी बताया, इन्फ्लेशन से जूझ रही है। इंडिया ने भी सारे अपने जितने भी एक्शंस ले सकती थी वो लिए हैं, और इन सब का मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इफेक्ट दिखाई देगा। और एक चीज और मैं शेयर करूंगा कि ये जो मई का महीना है, इसमें इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन एज इट इज भी घट गया है। तो मैं समझता हूँ कि एडिबल ऑयल की सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी केवल एक ही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि जो ये TRQ बनाया है सोयाबीन ऑयल का केवल 2 मिलियन का, इसको या तो 4 मिलियन कर दें या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी ड्यूटी को घटा दें। ये और फैसिलिटेट करेगा। और जैसे अभी पाम ऑयल इतना महंगा हो गया है तो लोगों का रुझान सोयाबीन पे ज्यादा रहेगा। हिंदुस्तान में सोयाबीन का जो इंपोर्ट है, मेरा मानना है कि जो पिछले साल 3.5 पौने 4 मिलियन टन था, इस साल हो सकता है 4.5 मिलियन टन के आसपास हो। तो ये हिंदुस्तान के प्राइसेस को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होगा। सुधांशु जी से भी एक प्राइस को लेकर ही बात कर लेते हैं। सर, सुधांशु जी, सर, सरकार के एक के बाद जो इतने बड़े फैसले हुए हैं, इसके बाद क्या लग रहा है आपको कि शुगर हो या खाने के तेल हो या गेहूं आटे हो, तो रिटेल में ग्राउंड पर इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा? क्योंकि बहुत बार ग्राउंड पर इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है और या पहुंच पाएगी आगे, क्या लग रहा है? गेहूं का दाम तो ऑलरेडी 1 से 1.5 रुपए जो होलसेल प्राइस है उसमें गिरावट आई है, और चीनी का दाम स्टेबल रहेगा। चीनी का दाम जो एक्स मिल प्राइस है उसमें भी स्टेबिलिटी है, और जो रिटेल प्राइस है उसमें भी स्टेबिलिटी है। और ऐसी ही उम्मीद है कि इसमें स्टेबिलिटी रहेगी। जो एडिबल ऑयल्स हैं, सभी एडिबल ऑयल्स में अगर आप देखें, सिर्फ पामोलिन RBD को छोड़ करके, तो पिछले हफ्ते में और पिछले महीने में 3 से 7% की गिरावट आई है। तो ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सहायता मिल रही है। ओके, बीरेन जी, गेहूं की अगर बात करें तो ये बता तो रहे कि होलसेल में भी दाम कम हो रहे हैं, सुधांशु जी भी जैसा बोल, लेकिन आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमेशा पर्सनल इनबॉक्स भी करते रहते हैं, उन जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे किसान हैं, ट्रेडर्स हैं जो फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि क्या गेहूं में आगे तेजी आएगी? क्या आपका अपना प्रोजेक्शन क्या है? क्या एस्टिमेट आप लोग लगा रहे हैं? गेहूं के जो स्टॉकिस्ट है या फार्मर्स हैं, उनको क्या सलाह देंगे अभी? इनिशियली जो 11 करोड़ का एस्टिमेट था अपना क्रॉप का, वो मेरे हिसाब से 10 के नीचे शायद होगा। फ्रेंच ड्रॉट अचानक ही थोड़ी परिस्थिति वहाँ खराब हुई है क्रॉप रेटिंग की। अमेरिका का रेटिंग काफ़ी खराब है, मिडवेस्ट में, कैंसास में, मोंटाना में, टेक्सास में बेहद खराब ड्रॉट है। तो वहाँ की जो अभी जो वीट की रेटिंग है वो हिस्ट्री में सबसे खराब है। तो अगले 15-20 दिन का अमेरिकन वेदर पे मेरा ज़्यादा नज़र रहेगा। इन्वेंटरी भी काफ़ी टाइट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीट में मैं भी डोमेस्टिक कोई पे रेफरेंस नहीं दूंगा, बट सीबोट के बेसिस पे मुझे आगे $17-18 तक का अंदाज लग रहा है। गोइंग फॉरवर्ड रूपी भी थोड़ी कमजोर लग रही है बिकॉज ऑफ मैक्रो इश्यूज। तो यहाँ 79 के प्राइस और शिकागो $70 के आसपास, वो सब मिला के जो लोकल प्राइस आए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट पे मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ फिलहाल। अब विवेक जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जिस तरह की सप्लाई साइड की दिक्कतें हैं, बहुत अपने डोमेस्टिक लेवल पे हम पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे ऐसी एग्री कमोडिटी भी है, तो क्या वो दिक्कतें ऐसी है जो आसानी से सॉल्व नहीं होने वाली है, सरकार के फैसले से भी सॉल्व नहीं वाली, वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है लेट कर देती है। देखिए, हमको एक बार समझना पड़ेगा कि जहां पर जिस चीज की कमी है उसमें ब्लैक मार्केटिंग होती है, और जो जिस वस्तुओं की
तभी, क्योंकि देखिए जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं फ्रूट जो इन्फ्लेशन है उसके कारण से जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फूड का इन्फ्लेशन है। अब देखिए अगर कोई वस्तु की कमी आपके देश में हो रही है तो तत्काल जो है उस पर रोक लगानी चाहिए, उसको एक्सपोर्ट आप कम करें या उसको बंद कर दें, और जिस चीज की आपके यहाँ पे थोड़ा कमी है उसको आपको ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ होता है लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं। देखिए अभी बात की गई एमएसपी पे जो है हम खरीदारी करते हैं या एमएसपी के ऊपर भी खरीदारी करते हैं, तो किसानों को फायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन जो हम 80 करोड़ लोगों को जो हम फ्री में दे रहे हैं, सब्सिडी जितनी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर भी इकोनॉमी में पड़ता है और कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और उसका असर इन्फ्लेशन पर भी पड़ता है। लेकिन रही बात जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे हमको फोकस करना पड़ेगा। फ्यूल ऑयल के जो फ्यूल जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे हमारा ज्यादा कंट्रोल है नहीं। रशिया वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का ग्लोबल जो है सिनेरियो अलग है सब। और देखिए अभी बिल्कुल ठीक कहा गया, मैं इस बात से सहमत हूँ, मेरे पास पूरा डेटा है। अगर आप देखेंगे तो भारत के अगर 7.7 to 7.5% जो इन्फ्लेशन का रेट है, अगर आप देखिए दूसरे कंट्रीज में तो डबल डिजिट में बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ से डबल ट्रिपल है। तो देखिए भारत में कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है ठीक तरीके से सरकार ने कंट्रोल किया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे हम और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। रही बात इन्फ्लेशन जो है, कंट्रीज जो है, ग्रोथ रेट जो है, देखिए अगर आप देखिए ग्रोथ रेट जो चाइना के देखिए या और सारे कंट्रीज के देखिए, तो जो प्रोजेक्शन रेट है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हो, आईएमएफ के द्वारा हो, एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा हो, मोदी के द्वारा हो, उसमें सबको जो है 3%, 4%, चाइना को 4% से कम ही दिया गया है। हमारा अगर उसमें ग्रोथ प्रोजेक्शन रेट जो है इकोनॉमी का 7%, 8% या 9% तक दिया गया है, तो इस बेस पर ही दिया गया है कि और इस भरोसे पर ही दिया गया है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेंगे। तो पूरे दुनिया के एजेंसीज को भरोसा है और हम सबको भरोसा है कि आने वाले, बिल्कुल ठीक कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में हमको देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट। हालांकि रिजल्ट तो 1-2 हफ्ते में अगर आप देखिए कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं खास करके एडिबल ऑयल्स वगैरह में उसमें कुछ कमी आई है, तो देखिए हमें असर दिख रहा है। और अगर ऐसी नीतियां आने वाले समय में लगता है कि कुछ महीनों में हमको असर दिखाई पड़ेगा। ओके सुधांशु जी, अब आपसे आखिरी सवाल होगा कि प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो सरकार की है वो लगातार एसेंशियल कमोडिटीज पर हर इंडिविजुअल कमोडिटी का मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आप टमाटर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, नींबू ले लीजिए या टी कॉफ़ी, इन सारी एग्री कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या इन एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को काबू में रखने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं क्या, सुधांशु जी? देखिए सरकार की तरफ से जो कोशिश होती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो आम जनता की बुनियादी कंजम्पशन की चीज़ें हैं, उनके ऊपर पहले ध्यान रखा जाए। बाकी चीज़ों के ऊपर मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और जो जनरल फैक्टर्स हैं सप्लाई चेन के, वो उनको अफेक्ट करते हैं। तो सरकार ने फ्यूल प्राइसेस को ऑलरेडी कम किया है, उसका असर फलों के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और दाम में आपको उनमें भी नरमी नज़र आएगी। कुछ सब्जियों के दाम अभी सीजनल बढ़े हुए हैं क्योंकि कुछ की मौसम की जो बारिश हुई है उससे कुछ फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में गर्मी के दिनों में कुछ सब्जियों के दाम जनरली बढ़ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज हम उम्मीद करेंगे कि इन दामों में नरमी आएगी। आने वाले समय में दामों में नरमी की उम्मीद हो रही है और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है और कई चीज़ों के दाम घटने भी वाले। ऐसे चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि खाने के तेल के दाम आने वाले समय में कम होंगे, शुगर को लेकर कोई चिंता है नहीं। ऐसे ही बहुत सारी कमोडिटीज़ के दाम आगे भी कम होंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया चतुर्वेदी जी आपका, विवेक जी आपका, वीरेंद्र जी आपका और सुधांशु सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश के लिए। तो